औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार। आज जुम्मे का दिन है, यानी मुबारक दिन। मुसलमानों की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है या कोई भी आप त्यौहार को सिलेक्ट करते हैं, यानी ज़िंदगी में कुछ भी अमूर इख्तियार करते हैं तो ज़्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है जुम्मे के दिन। यानी निकाह अगर आपका है तो वो जुम्मे के दिन रखा जाता है, क्योंकि इस्लाम की रूह से देखा जाए तो तमाम फ़ैसले जुम्मे के दिन हुए। हम बात करते हैं क़यामत की। 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन, नुज़ूल कुरान पाक 27 रमज़ान मुबारक जुम्मे का दिन, और इसी तरीके से बेशतर चीज़ें जो सामने आती हैं वो जुम्मे के दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और इसी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि क़यामत के रोज़ मेरे बहुत प्यारे और बहुत करीब बैठने वाले वो लोग होंगे जिनके अखलाक अच्छे हों। हम अखलाक से गिरी हुई बात जब करते हैं, ना सिर्फ अपना मोरल डाउन करते हैं बल्कि अपनी फैमिली का स्टेटस भी गलत साबित करते हैं लोगों की नज़र में। समटाइम होता है कि आपको गुस्सा, एग्रेशन और तमाम चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखना पड़ता है, लेकिन कभी भी अखलाक से गिरी हुई बात मत करें कि बाद में आपको ख़ुद अफसोस हो कि आपने ये बात क्यों की। इसी के साथ साथ पड़ोसी मुल्क में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, यानी एयर इंडिया की जो परवाज़ के शायद 4 मिनट बाद ही वो फ़्लाइट ने मे डे कॉल दी, और मे डे का जो है वो आंसर आने से पहले ही वो एक मेडिकल हॉस्टल पर जाकर वो जहाज़ गिरा, जिसके नतीजे में सिर्फ एक शख्स बच सका, बाकी तमाम के तमाम जाँ बाक हो गए। और कुछ लोगों का ये कहना है, तो आप कभी भी कुछ फ़ैसला ख़ुद नहीं कर सकते। अफसोस के साथ मैं अपने दोस्तों को ये कहूँगा कि जिनकी लिखी होती है अल्लाह तबारक व तआला, उसी जहाज़ में से वो एक बंदा क्यों बचा। तो अल्लाह के फ़ैसलों में कोई भी अपनी राय मत दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और साथ साथ ये ज़रूर कि तमाम जितने भी शहीद हुए हैं लोग, वहाँ पे मरे हैं लोग, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता करे, क्योंकि हम जब मुसलमान, हम पाकिस्तानी जब भी बात करते हैं हम इंसानियत की पहले बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला का और जो हमारा रिश्ता है उसको हमें कैसे सुधारना है ये हमें पता है। लेकिन जब बात आएगी हुकूकुल्लाह की बात, जो है वो अल्लाह तबारक ताला माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद की बात जहाँ आएगी, इंसानियत की बात जहाँ आएगी, वहाँ पर जहाँ पे लैकिंग्स होंगी वहाँ पर मुसीबत क्रिएट होगी। इसी के साथ साथ अपने मेहमानों की तरफ मैं चलता हूँ। मेरे सीधे हाथ की जानिब मोहम्मद आरिफ रफ़ी साहब मौजूद हैं, और हम ये वाली बात उनसे कहते हैं कि जब भी वो आते प्रोडक्टिव बात करते हैं, लेकिन आज प्रोडक्टिव के साथ साथ हम ये पूछेंगे कि डैमेजेस क्या हैं, किस बारे में डैमेजेस हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। और कल मैं अनीक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा असल में मुझे थोड़ा सा नाम में फुकदान है। वो जब एक एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से मेरा ना, मुझे नाम याद नहीं होते हैं, लेकिन बाय फेस और बाय लुक्स मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया था अपने अनिल भाई को। मैं कहा भाई जुम्मे पे सही है मुझे कि हमें बात करनी है कुछ इकोनॉमी के हवाले से और कुछ बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद है इखलाक हाशमी साहब, जो कि रूह रवा हैं मुस्लिम लीग के, और क्या मज़ीद हम बेहतरी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जब मुस्लिम लीग की बात आती है, मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की बात आती है, तो अब इन पर जिम्मेदारी है कि इतना भारी बजट कैसे पेश हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? बहुत दुआ चाहिए आपकी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, देखने वालों को भी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ुबान को जब भी हम इस्तेमाल करें, प्यार और मीठनी चाशनी जो है वो ज़िंदगी में सामने आए। अच्छा जी, एक बात मैं आपसे पहले बोलूँगा आरिफ भाई कि आमिर भाई कि हमें जितना ज़िंदगी में हम चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। आप जब किसी से अखलाक से, प्यार से बात करते हैं, आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड विद सॉरी मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर कोई प्यार से बात कर रहा है भाई मीठा है ये, तो मतलब पहले के लोग कहते थे तहजीब से, आपसे, या आप किसी के आगे फजूल बात पर चुप हो जाते हैं, नहीं एग्रेशन दिखाते हैं, तो हर कोई एक वर्ड यूज़ करता है, अबे भाई वो तो मीठा है, वो कैसे बात करेगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? फिर हम मज़ीद बातों पे आते हैं। आपने इंट्रो में बड़ी अहम बात करी है, और सबसे पहले तो मैं भी पाकिस्तानी कौम की तरफ से अफसोस का इज़हार करता हूँ जो भारत में अंदरनाक हादसा हुआ है। दूसरा, आज ये भी पता चला हमें कि इसराइल ने भी ईरान पर हमला किया, उसकी भी मजम्मत करते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने बताया है कि एक शख्सियत की पहचान अगर खुशबू है, एक शख्सियत की पहचान अगर सच है, एक शख्सियत की पहचान अगर इखलाक है, एक शख्स की पहचान अगर मोहब्बत है, तो उसको मोहब्बत से बाज नहीं आना चाहिए, उसको जो है खुशबू फैलाने से बाज नहीं आना चाहिए, उसको जो है वो सच बोलने से बाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपना हिसाब देना है, उसने तो अपने हिस्से की शमा माशरे में रोशन करनी है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये बताया है कि मुस्कुराकर अपने भाई को देखना भी सदका है। सुभान अल्लाह। तो जो लोग
मीठे हैं, उनको मीठे होने पे फ़ख्र होना चाहिए, और वो उनको सिर्फ ज़बान का मीठा नहीं होना चाहिए, उनको अमल का मीठा भी होना चाहिए, उन्हें सोच का मीठा भी होना चाहिए। तो हमारे माशरे में इसका फुकदान है। हम लोगों से मिलते हैं, हम देखते हैं कि लोग, चाहे वो हम मस्जिद में जाएं, हम स्कूल में जाएं, बाज़ार में जाएं, कारोबारी उसमें मिलें, तो हमारे लोग जो है टेंस भी होते हैं। ऐसा ही है। हम शायद मुस्कुराना भूल गए। हमारा माशरे ने जो है इस तरह का मशीनी माशरा हो गया है कि जिसके अंदर शायद हम जो है वो लोगों के साथ हंस कर बात करना, मुस्कुरा कर बात करना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दुनिया भर में होता है और ज़माने अज़ल से अब तक रहेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायलॉग ना करें, बात ना करें, हम गुफ्तगू ना करें मेयारी, हम मेयारी गुफ्तगू करें, अपने पॉइंट्स रखें सामने, फैक्ट्स हों जिसके अंदर सच्चाई हो, हकीकत हो, मगर प्यार हो। वो प्यार और खुलूस जो होगा वो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी रास्ते से भटकने नहीं देगा। और ये जो एदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है, ये प्यार का रास्ता है, मुस्कुराहट का रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, सच का रास्ता है। तो आज के इस जुम्मे में आपने बड़ी अच्छी बात करी। तो जुम्मे के हवाले से हम सबको एक दफ़ा फिर ये अहद कर लेना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला सच बोलने वालों में शुमार करे और उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। और ये अल्लाह का फ़ضल है। झूठ बोलने में एक परेशानी आपको पता है बहुत बड़ी क्या आती है? आपने तो खैर अपना बताया कि आप भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ चीज़ें, मगर झूठ बोलने वाले इंसान को हमेशा चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और सच बोलने वाले को कभी कुछ याद रखना पड़ता है। स्टेटमेंट चेंज नहीं होती ना। जैसे कि आप जुम्मे वाले दिन मेरे प्रोग्राम पर आए और आपने, ऑथेंटिक बात है ना, 10 20 25 दिन 2 महीने बाद भी पूछे, हाँ इस तारीख को मैं ज़ीशान के प्रोग्राम पे बैठा था, अब मैं झूठ बोलूं, नहीं जी ये तो पीर वाले दिन भी मेरे साथ थे, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा वो कौन सा पीर था और फिर मैं बातों में भूल जाऊंगा। तो ये चीज़ जी, इखलाक भी आपकी तरफ भी आते हैं कि जो लोग तहजीब से बात करने वाले को मीठा बोलते हैं, या एक और मम्मी डैडी बच्चा, कि जो घर वालों से पहले, क्योंकि कहते थे ना आप जब छोटे होंगे तो कहते थे कि अम्मी से पूछ कर आता हूँ, अब्बू से पूछ कर, तो आजकल ये कहते हैं ये तो मम्मी डैडी है। तो इस बारे में क्या कहेंगे तहजीब से, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं? जो तहजीब हमें सिखाने वाले थे ना, वो खुद तहजीब से दूर हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो ना ये जो तहजीब हमें सिखाते थे, आज उनका जो ना हाल ख़राब है वहाँ पे ना, तहजीब सिखा ही नहीं सकते। दूसरा ये कि पहले के दौर में आज का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, मशीनरी दौर है जो ना ये। पहले जब हमारे ज़माने में हम बच्चे होते थे तो हम अपने चचा से, ताए से सारे डरते थे, बड़ी तहजीब करते थे और देख लेते तो गली छोड़ देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पहले का जो टीचर था उससे बात करते हुए खौफ आता था, डर लगता था। आज टीचर जो है ना वो दोस्त है। तो ये कि ये सारी वो चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं सारी, जो ना एक दूसरे अल्फाजों में हम ये कहें कि, लेकिन आज भी वो लोग मौजूद हैं जो तहजीब को अपना बिल्कुल यानी कि बरकरार रखे हुए हैं। उनके घरों में आज भी जाएँ तो तहजीब मौजूद है, उनके घरों में आज भी जाएँ तो इकट्ठे खाना खाते हैं बैठ के। आज भी वो लोग मौजूद हैं कि जो अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। लेकिन इसकी जो ना वो जो तादाद जो ना वो कम है आज के दौर में, बहुत ज़्यादा कम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं यहाँ पर बैठकर, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो सिंधी हैं, जितने भी सिंधी बहन भाई हैं हमारे, ये जब भी जाते हैं, इनको मैंने देखा कि नो मैटर्स कि आप कहाँ खड़े हैं, वो अगर वालदा हैं या वालिद हैं, वो हाथ लगाकर पाँव को जाते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने इसको जो जाहिल कहूँगा, पढ़े लिखे जो लोग हैं, माँ बाप के आगे झुकना भी एक सवाब है। माँ बाप को कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप तो दो जहाँ के आका हैं, तो हमें अल्लाह ताला को देखना है, तो आप दिखाएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, दरियाफ्त किया कि कौन कौन खुदा को देखना चाहेगा? सबने मुंह झुका दिया, क्योंकि हर कोई क्यूरियोसिटी तो हर किसी में होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ोहर की नमाज के बाद मुझे याद कराना तो मैं अल्लाह दिखा दूंगा। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा हम कहते हैं ना कि हम छोटा मोटा फन नहीं करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में भी यही था कि आपने नमाज पढ़ाई और अब आपको पता है कि क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो चुकी है कि आपने डिले कर दिया काम, और फिर जो बंदा बैठा हुआ था साहबियों के साथ, उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो कहा था कि आप अल्लाह ताला को दिखाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम बिखेरते हुए कहा कि वजू करके एक दफ़ा अपनी माँ के चेहरे को देख लें। तो आप जो है वो अपनी माँ के चेहरे को देखते हैं। लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है, जैसे कि इखलाक भाई आपने कहा कि आजकल जो दोस्ती का आंसर है ना, वो जो बदतमीजी की तरफ लेकर जा रहा है। यानी आप अपने वालिद को उठकर कह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया हुआ, जरा साइड पे हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो पहले की भी लोग जब बातचीत होती थी तो उस वक्त नाम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं दिया जाता, उस वक्त पसंद का नाम दिया जाता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उस पसंद में भी फ़ोन पे बातें होती थी। वो एक भाई ने मुझे बताया कि जब मैं छोटा होता था तो बड़ा सारा एक फ़ोन होता था यहाँ से यहाँ, तो ये तमाम चीज़ें तमाम बातें होती थी। तो बजट की तरफ आते हैं, और
हम इधर से आते हैं ना, क्योंकि बजट इधर से पेश हुआ। तो मुझे ये बताएं कि अवाम दोस्त बजट नहीं, अवाम का सर फाड़ने वाला बजट है, जरा इस पे आते हैं। जानवर देखें, मैं आज जो बैठा हूँ ना, मैं बगैर किसी सियासी पार्टी की बात करूंगा। ठीक है, नहीं हमने आपने एक एज ए वर्कर वो वाला एज ए पाकिस्तानी जो साइकिल पे जाता है और उसके बच्चे, मैं वो बता रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी में बात करूंगा। बजट में जो और बल्कि अभी बजट तो पास हुआ नहीं है, अभी तो इस पर बहस होगी, उसके बाद जाके ना ये काफ़ी चीज़ें बैक होंगी, काफ़ी चीज़ें इन होंगी उसमें, उसके बाद जाके पास हो गई। सोलर के लिए कुछ बेहतरी आ रही है? नहीं मैं बता रहा हूँ, सोलर के लिए बेहतरी नहीं आ रही। देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने सोलर खुद दिए हैं वहाँ पर ना, मरीम नवाज साहबा ने ना, लेकिन कल जब वो मैं तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो बजट के सोलर्स के ऊपर भी जो ना वो 18% टैक्स लगा रहे हैं, तो ये गलत है बिल्कुल जो ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 27 रुपये जो पहले सोलर वाले के यूनिट के देते थे, अब वो 10 रुपये देंगे, तो ये भी गलत है। दूसरे नंबर पे जब छोटी गाड़ियों की बात आती है, तो छोटी गाड़ी गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, पता नहीं कहाँ से कर्जों से लेके सोलर लगाता है, गाड़ियाँ ख़रीदता है। तो उसके बाद छोटी गाड़ियों की जब आई, तो यानी कि बड़ी गाड़ी 4000 सीसी है, 3000 सीसी है, उसके ऊपर आप जो ना टैक्स नहीं लगा रहे हैं। तो ये उसके बाद आप कहते हैं जी 32 लाख जो तनख्वाह ले रहा है या 25 लाख तनख्वाह ले रहा है, उसके टैक्स कम कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो 32 लाख तनख्वाह ले रहा है ना, या उसे घर दिया जाता है, उसे गाड़ी दी जाती है, उसे नौकर चाकर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे इस मुल्क के अंदर ये अलमिया है कि यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। तो 4000 सीसी गाड़ी इस्तेमाल कर दे। मैंने बैरोक्रेसी के हमारे दोस्तों से मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम लोग दुनिया में कहते हो जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे आओ, कहते हैं यार 4000 सीसी में जो मज़ा आता है ना वो कहीं भी नहीं आता। मैं कहा इसका पेट्रोल कितना खर्च होता है, हिसाब अंदर से आ रहे हैं और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। तो मतलब आप अपनी जो ना याशों के ऊपर जो ना आप कंट्रोल कर नहीं रहे। तो हमें मुझे बड़ी नहीं कि ये थी ना शहबाज साहब से कि जब हुकूमत में आएंगे ना तो इस किस्म के कवानीन लाएंगे, इस किस्म की पाबंदियाँ लगाएंगे कि 4000 सीसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए किसी शख्स के पास, या जो ये जो ना गार्ड्स घूम रहे हैं 500% तनख्वाह बढ़ा दी। कल देखे ना, कल मैं एक क्लिप देख रहा था तो मैंने देखा कि एक ट्रेन खड़ी होती है बाहर यूरोप में, वहाँ से हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो एक ब्रीफ केस लेके निकलते हैं अपने हाथ से लेके, यहाँ वो अपना ये मोबाइल उठाना पसंद नहीं करते हैं। तो यार ये क्या है, ये मुझे बताएं। बाहर जब आप जाते हैं तो आम आदमी की तरह घूमते हैं, यहाँ जब आते हैं तो आप करोड़ों रुपए की जो ना सिक्योरिटी ले। शहबाज शरीफ साहब फिर इतनी बड़ी काबीना लेकर जा रहे हैं, वो भी तो घूमने फिरने। अच्छा, अभी देखें नए इन्होंने अभी निकाल लिया है कि जी अगर हम कहेंगे कि जी ये वफद जा रहे हैं बाहर जो ना ये, तो वो लोग क्यों जा रहे हैं, मतलब लोग कहेंगे जी ये खर्चा क्यों कर रहे हैं आप। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी वो हम जो जंग जीती है ना वो हम बताने जा रहे हैं। भाई ये लोग क्या बताएंगे जाके बाहर ही, या यूरोप के लोगों को इन्होंने क्या बताना जाके वहाँ पे। ये घूम फिर रहे हैं, सैर तफरी कर रहे हैं और करोड़ों रुपए हमारे खर्च करके जो नहीं आ जाएंगे यहाँ पे ना। तो ये सारी चीज़ों में वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा बढ़ा दिया गया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप ये नहीं कि ये पाकिस्तान जिस हालत में, अवाम ख़ास तौर पर हमारी जिस हालत में, हमारे जैसे लोग सफ़ेद पोश भी जो ना गुजारा करना मुश्किल हो चुका है अभी जो ना। तो हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे वज़राए आला को और हमारे यानी कि तमाम दोस्तों को सोचना चाहिए कि अपने अखराजात को कम करेंगे। आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं 188, तो आप वज़ीर आला मुझे बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, ये कोई गरीब लोग तो नहीं है, MNS गरीब तो नहीं है, MP गरीब तो नहीं है ये। तो इन्हें तो खुद यानी कि जो ना कहना चाहिए कि नहीं जी हमारी तनख्वाहें ना बढ़ाएं, लेकिन वो कहता है हमारा गुजारा नहीं होता। मैं कहता हूँ पूरी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, 40 से 50 तो मिडिल क्लास हो सकते हैं उसमें, बाकी तमाम MNS अमीर तरीन लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ 6-7 करोड़ की हैं। असम्बली ज्वाइन की वो भी अमीर हो गए हैं, ये नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास थे जिन्हें हम कराची में लेकर आए थे कि जी ये बस का हैंड पकड़ के आएंगे पाइप और असेंबली में जा रहे होंगे, तो आज तो वही दुबई में पता नहीं कहाँ कारोबार, हेलीकॉप्टर्स अपने उन सब के। ठीक है, ब्रेक का क्या जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये चीज बड़ी अफसोस है, मैं आमिर भाई से कहूंगा कि इस बारे में हम बात करें। आमिर भाई, आप जब सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब देना आप पर फर्ज है। आप अगर बीइंग मेरा सवाल सुनने के लिए बैठे, एक सहाफी ने सवाल किया, इस बारे में मैं बात करूंगा आमिर भाई से कि एक 32,000 कमाने वाला जिसके 2 बच्चे मियां बीवी हैं और कोई नहीं है फैमिली में, कैसे गुजारा होगा। तो ये हम जानेंगे इसी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जी वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पे जाते हुए आमिर भाई से हमने सवाल किया था, जी आमिर भाई क्या जवाब है? सबसे पहले तो मैं मेट्रो चैनल को भी और आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि आपने पाकिस्तान के इस मौजूदा बजट के ऊपर आज प्रोग्राम किया है, जो यकीनन पाकिस्तानियों की भी आवाज़ है, ताजिरों की भी आवाज़ है, और वैसे कराची हाइट्स हमारा तो बहुत कंसर्न है इस हवाले से। देखिए जी, बजट जून के महीने में आता है और जून की गर्मियों के साथ जो है बजट की सख्तियाँ जो हैं वो आवाम जो है उसकी मुंतज़िर होती है कि अब इस दफ़ा क्या सख्ती आ रही है। लेकिन पहले लॉलीपॉप देते हैं कि अच्छा होगा, तो उसी तरह इस दफ़ा भी ये बजट होगा
और ये बजट के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आया ये बजट जो है आवाम के लिए है, क्या ये बजट ताजिरों के लिए है, ये बजट जो है यहाँ के नौजवानों के लिए है, ये बजट जो है यहाँ के मुलाजमत पेशा लोगों के लिए, किसके लिए है बजट? तो ये बजट बेसिकली जो है ये अशराफिया के लिए बजट रहता है कि उनको किस तरह मज़ीद आसाइशें दी जाएंगी, उनके लिए किस तरह मज़ीद लग्जरी गाड़ियाँ आएंगी, उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जाएगा, और ये पैसा जो है वो आवाम से किस तरह निचोड़ा जाएगा। एक गरीब आदमी जो कि एडवांस टैक्स दे रहा है, एक मिडिल मैन जो कि टैक्स दे रहा है, उससे किस तरह जो है इस टैक्स से जो है उस अशराफिया की अयाशियाँ होंगी। और ये बिल्कुल ऐन उसी तरह का बजट है। इससे पहले कि मैं बजट के आदाद व शुमार और गोरख धंधों में हम जाएं और फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएं कि जी जीडीपी क्या हो गया हमारा, इन्फ्लेशन का रेशो क्या है, ये सब जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाइए। मगर बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक ताजिर, मैं तो अपना बजट देखता हूँ यहाँ की आवाम के चेहरों के ऊपर, उनकी तर्ज ज़िंदगी के ऊपर। कि एक आदमी जो है कराची की अगर मैं बात करूँ, सुबह उठता है और उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको जो है वो गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, उसको बिजली की लोड शेडिंग का सामना है, उसको सड़कें नहीं मिल रही हैं, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है, उसको जो है जॉब्स के मौके नहीं हैं, उसको जो है वो कारोबार के मौके भी नहीं हैं। कि एक कारोबारी जो है जिसको ये पता हो कि भाई आज हमारे पावर सेक्टर के रेट क्या हैं और एक महीने के बाद और एक साल के बाद क्या होंगे, वो फिजिबिलिटी नहीं बना सकता। तो ऐसे माहौल के अंदर कोई सरगर्मी करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है जो भी जिसको कहना चाहिए ना कि जो भी जायज़ आमदनियाँ हैं उसके अंदर रहते हुए अपना बजट चलाना लोगों के लिए वाकई मुश्किल हो गया है। और वो 32,000 हों, वो 20,000 हों, वो 50,000 हों या 1 लाख हों, आज 1 लाख रुपए की आमदनी वाला भी जो है ना वो कोई काबिल ज़िक्र फ़र्द नहीं है इस महंगाई में और इस परेशानी के दौर में। हुकूमत लोगों को क्या दे रही है इस बजट के नतीजे में? क्या पाकिस्तान में या कराची में इलाज मिल रहा है लोगों को? क्या पाकिस्तान में कराची में तालीम मिल रही है लोगों को सरकारी? हम ये देखते हैं कि तालीम की जगह, सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों ने पूरा एक जाल बना लिया है। हुकूमत की नाअहली की वजह से लोग मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है और उनके जो बजट हैं वो मिसयूज़ हो रहे हैं। आज चूँकि बजट की बात है तो बजट पे ही बात करेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो स्कूलों के बजट मिसयूज़ हो रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ना उन लीकेजेस को बंद कर रहे हैं, ना उस करप्शन को बंद कर रहे हैं, और उनको कोई फिक्र, हुकूमत को फिक्र नहीं है कि इनको तालीम को बेहतर बनाएं ताकि यहाँ पर जो हमारी आवाम है उनके बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर सकें। कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए प्राइवेट स्कूल, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट क्लिनिक जाना है, चैरिटी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो आपको ताल्लुकात चाहिए होंगे, उसके बगैर तो आपका नंबर ही नहीं आएगा। 2 महीने की बाद की डेट होगी और वो इलाज भी कैसा होगा, दवाइयाँ गायब होंगी नहीं होंगी, मरीज़ बिस्तर पे पड़ा हुआ होगा। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का बजट है कहाँ जा रहा है? ये जो हम देखते हैं कि दावे वादे जो कराची के साथ और पाकिस्तान के साथ किए जाते हैं उसका क्या हाल है? हमें तो असल में देखना पड़ेगा कि पिछले 5 बजटों का क्या हुआ है भाई, पिछले 10 बजटों का क्या हुआ है। आवाम के ऊपर जो है उसका सारा लोड डाला गया है। और आज आप यहाँ बैठे हुए हम तो यहीं पर ही डीसी के लिए जो है करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मंजूर हो रही हैं, यहीं एसी के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मंजूर हो रही हैं। ओ भाई, 1300 सीसी के अंदर भी गुजारा हो सकता है, 1000 सीसी के अंदर भी गुजारा हो सकता है, मगर हमें ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ नज़र आ रही होती है। यही कराची है, इसमें सड़कों के लिए बजट नहीं है, मगर हम देखते हैं कि एक डीएचए से लेकर सुपर हाईवे के डीएचए के लिए अरबों रुपए का रोड बन रहा है। तो ये भी कसूरवार हैं इस बजट के अंदर, ये इदारे भी कि जो आवाम के लिए जो है बजट खर्च करवाने के लिए कामयाब नहीं है मगर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कामयाब हैं। तो ये जो आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, चाहे वो इदारे कर रहे हैं, सियासी पार्टियां कर रही हैं, और इन सब का ब्लेम क्या होता है? जो अपोजिशन में पार्टियां होंगी थी तो IMF का बजट है। गुज़िश्ता हुकूमत जो थी, ये हुकूमत वाले जब अपोजिशन में थे तो कह रहे थे IMF का बजट है, आज ये हुकूमत में है तो ये कह रहे हैं IMF का बजट। वाकई IMF का बजट है, इसलिए कि कोई पाकिस्तानी ऐसा बजट बना ही नहीं सकता जिसके अंदर उसकी आवाम के लिए जो है ना कुछ नहीं है। अच्छा, उसके खवास के लिए आज 11 करोड़ लोग जो हैं मुल्क के अंदर खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। पीने का साफ पानी इस मुल्क के अंदर लोगों को मुहैया नहीं है। आप तालीम के मैदान में देखिए क्या बुरा हाल है। बलूचिस्तान को उठा लें, आप पूरे सिंध को उठा लें, पंजाब के मेजर इलाकों को हटा के अर्बन एरिया में चले जाएं, KPK के अंदर भी चले जाएं, जो बजट खर्च हो रहा है उसकी एहतिसाब कहां से होगा, उसकी गिरफ्त कहां से होगी? वो भी करप्शन की नजर हो रहा है। तो हम जब तक ये करप्शन फ्री नहीं करेंगे, देखें सबसे पहले तो आपको इजाजत लेना होगा, जो भी हुकूमतें आई हैं
3 दफ़ा आई हैं, 4 दफ़ा आई हैं, 17 साल से हैं, 25 साल से हैं, 35 साल से हैं, ये नाकाम हुई हैं। ये अपनी नाकामी तस्लीम करें और आवाम को भी ये बात समझनी चाहिए, ताजिरों को भी बात समझनी चाहिए, इस मुल्क के मजदूरों और किसानों को भी बात भी समझनी चाहिए कि जितने लोगों को मौका मिल चुका है ये सब नाकाम हुए हैं, लिहाजा अब इनको मौका नहीं देना है। पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको ये आजमाई हुई चीज़ें थी, ये आपके मुल्क की भागदौड़ नहीं चला सके हैं। ये तो IMF से बनी बनाई बजट आती है और उसके बाद जो है ये अपनी अयाशियाँ उसके अंदर रखते हैं। IMF क्यों नहीं कट डाउन करता इनकी अयाशियों के ऊपर? IMF क्यों नहीं कट डाउन करता जो है वो आपने दिफाई बजट इतना क्यों? हम एटॉमिक पावर है, हमें क्या ज़रूरत है उसके अंदर बढ़ाने के लिए, और हमने अभी परफॉर्मेंस करके भी दिखाया है। तो ये जो सारी चीज़ें हमें देखें, कोई भी घर होता है या इदारा होता है या कोई दफ्तर होता है, जब उसके ऊपर बिजली का बिल ज़्यादा आता है, अखराजात ज़्यादा आते हैं, तो वो क्या करता है? वो सादगी इख्तियार करता है, वो कहता है यार AC रकम चलाओ, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। मगर हम ये देखते हैं कि हमें बताया तो जाता है कि मकरूज मुल्क है, मगर वही लोग जो है कर्जा हासिल करने के लिए अवाम 25 करोड़ अवाम की जो है गिरवी रखते हैं। 25 करोड़ अवाम की बुनियादों के ऊपर कि भेड़ बकरियां हैं, हम इनकी बुनियाद के ऊपर कर्जा ले रहे हैं और इनके ऊपर मजीद जुल्म करेंगे। आज मुझे बताइए ना, के इलेक्ट्रिक का कराची के अंदर जो जुल्म है उसके ऊपर जो है वो बाकी लोग खामोश क्यों है? 42 अमवात हो चुकी है इनकी वजह से। क्यों नहीं उठाते? इसके ऊपर हुकूमती पार्टियां आवाज उठाती हैं। PTI की हुकूमत रही है, MQM की हुकूमत रही है, PMLN की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, सबको खामोशी सूंघ जाती है। कराची की आवाम परेशान है, यहाँ का ताजिर परेशान है, मगर ये एक ऐसा सफ़ेद हाथी है कि पता नहीं उनको कहाँ की आशीर्वाद है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो मुंतखब नुमाइंदों तक को नहीं सुनते। अभी पता ये चला कि SN असेंबली के अंदर भी उन्होंने वहाँ पर भी जो है ना उनको एक तरह से धुतकार दिया, उनको निकाल बाहर कर दिया। तो ये जो आपके ऊपर सफ़ेद हाथी जो है ना ये मुसल्लत कर दिए हैं, ये तो आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, ये तो आवाम के साथ जो है जुल्म कर रहे हैं। तो इसके नतीजे के अंदर क्या हो रहा है? लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। आज इसीलिए पाकिस्तान का हर घर का नौजवान, उसके घर वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर चला जाए। ऐसा ही है, क्योंकि उसको यहाँ होप नजर नहीं आ रही। तो उसको अगर होप दिलानी है, उसको अगर यकीन दिलाना है, तो उसके लिए कुछ करके दिखाना होगा, विजन रखना होगा और अपने अंदर सादगी लानी होगी। तकरीरें, दावे और मीडिया को, माजरत के साथ मीडिया को जो है वो अपने साथ मिला लेना, मुंतखब चैनलों को मिला लेना कि वो सुबह से शाम तक हुकूमत की या ताकतवर जो तबके हैं उनकी जो है हमदो सना बयान करते रहें। तो ये जुल्म बंद होना चाहिए, ये आवाम के साथ ज्यादती है। और आवाम के अंदर जो मैं लावा पकते हुए देख रहा हूँ, जो इस वक्त आवाम के अंदर जो नफरत देख रहा हूँ मैं अपने मुंतखब लोगों से भी और दीगर लोगों से भी, तो ये लम्हा फिक्रिया है। उनको चाहिए कि वो अपने आप को जो है वो आवाम के लिए जो है वक्फ करें, आवाम के लिए काम करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, ये सामने आपके जो है ना, ये यहाँ आपके इस स्टूडियो के सामने ही जो है ना रजिस्ट्रार ऑफिस है। ये ब्लैक मनी यहाँ पर जो है ना चल रही है इस वक्त। कराची के अंदर पोर्शंस इलीगल कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं जिसको कोई डिक्लेरेशन नहीं होती, और यहाँ पर ये रजिस्ट्रार बैठा हुआ, जमशेद 1 कह लें, दीगर और कह लें, यहाँ पर ये बैठकर जो है उनकी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। करोड़ों रुपए रोजाना के जो है ना यहाँ रिश्वत के चल रहे हैं। ना वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ना वो डिक्लेयर करते हैं ये ब्लैक मनी के पैसे आ रहे हैं कहाँ से। गवर्नमेंट इसको लेना टैक्सेबल में, अपनी इनकम में इजाफा करे। मैं आपको एक और यही आपके स्टूडियो के बाद बताता हूँ, ये यहाँ पर जो है टाउन्स के दफातर हैं, यहाँ पर कितना बड़ा जो है देखें अवाम के साथ जाती होती है। अगर 40,000 यूनिट्स हैं टैक्स रिकवरी के, तो बजट में शो ही 20,000 करते हैं, उस 20,000 को बाहर रखते हैं ताकि वो करप्शन वहां से 20,000 से पूरी कर सके और 20,000 से रेवेन्यू करे। और तो इतना बड़ा गोरख धंधा है। इस लीकेजेस को, करप्शन को अगर आप रोक देंगे, इतने पैसों में कोई भी ईमानदार पार्टी, कोई भी ईमानदार शख्स, कोई भी ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क को चला सकती है जिस पैसों के अंदर ये कौम को भिखारी बनाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। साथ साथ बहुत आमिर भाई ने एक बात अच्छी की कि 20,000 जो रोकते हैं, शायद वो इसलिए रोकते हैं कि तनख्वाहों का बोझ हुकूमत पे ना पड़े, वो वहाँ से कंप्लीट हो जाए। अखिला भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि सब चीज़ें साइड पर, जब शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए थे तब भी कहा था अवाम दो, एक बजट दिया उन्होंने, थोड़ा सा बेटर था क्योंकि वो दिखाना था प्रीवियस पार्टी को कि वी आर द बेस्ट। आप सब चीज़ों को कम करने के बाद आप IMF के पास, एक बात है, मैं आमिर भाई को यहाँ पे लेता हूँ, आमिर भाई सॉरी मैं आपको एक मोहरा बना रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे बर्बाद करने में आमिर भाई का मेन हाथ है, ठीक है ना। मैं कर्जा और मेरे पास ऑप्शन भी कोई नहीं कि मैं आमिर भाई के पास ना जाऊँ। मैं बजट से पहले उनके पास क्यों जा रहा हूँ? मैं बजट पेश कर दूँ, महीने बाद फिर चला जाऊँ। मैं बजट से पहले क्यों जाता हूँ? ये अपनी ना अहलियां IMF पे थोपने के लिए, जैसे कि आमिर भाई ने बात की कि बना बनाया बजट आता है। और वाकई में ये सवाल तो मेरे जहन में भी है कि अगर IMF कहता है कि छोटे सेक्टर पर ये लगाओ, पेट्रोल इतना महंगा करो, ये करो, तो इन लोगों की तनख्वाहों को क्यों वो कहता है कि 2 लाख है उसको 35 लाख कर दो?
ये कौन सा अभी मतलब देखें कि उस पर मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि शबर जैदी साहब का एक था बयान कि 4 रुकनी कमेटी आई थी IMF की ना, तो वो वहाँ नहीं जा सके तो कहते जी मेरे से मिलने आ गए ना वहाँ। तो कहते जी मेरे से उन्होंने कहा कि जी हम तो उन्हें कहते हैं कि ये इस्लाहत इस तरह कर लें, इसे इस तरह कर लें, गरीबों के ऊपर टैक्स कम लगाएं, कहते ये सुनते नहीं है हमारी। लेकिन अमीरों का बढ़ाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी सुनते ही नहीं है। और उसके वो फिर उन्होंने एक और बड़ी सादा सी बात करते हैं, कहते हैं उन्होंने कहा जी IMF वालों ने बाढ़ में जाए जी, हम तो अपना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं शबर जैदी साहब की कोट कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ये देखें, बात ये कि एक असिस्टेंट कमिश्नर आपका, उसे 2 करोड़ की गाड़ी दी जाती है। अच्छा, अभी इन्होंने बाहर जाना ख़त्म कर दिया, ये सिर्फ या तो CM हाउस जाएंगे या अपने घर जाएंगे या उनके बच्चे वहाँ पर। अब मुझे बताएं, पंजाब हो या सिंध हो, उसमें 2 करोड़ की गाड़ी आप एक असिस्टेंट कमिश्नर को दे रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कारनामा कर रहा है मुझे बताएं, या डिप्टी कमिश्नर ऐसा कौन सा कारनामा कर रहा है, उन्हें आप इतनी बड़ी महंगी गाड़ियाँ आप दे रहे हैं। वो फल फ्रूट के रेट चेक करता है वो ना, वो 10 गार्ड लेके। अच्छा, एक SP होता है आपका, वो ट्रेनिंग याफ्ता होता है, लेकिन उसके साथ भी 10 गार्ड चल रहे होते हैं। भाई जब तुम इनके अपनी जान खुद नहीं बचा सकते तो अवाम की जान क्या बचाएंगे आप। दूसरे नंबर पे ये कि आप पूरे यहाँ पे मुआशरा ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान का ना। आपके ना इतने वाक़यात हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे बताएं कोई ऐसे उलमा कराम बता दें जिन्होंने बयान दिया हो किसी आज तक। उनके बाद देखें गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ उनके पास। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ उनके खिलाफ स्कैंडल्स आए हैं, कोई नैब उन्हें नहीं पकड़ी, कोई FI ने उनकी इंक्वायरी कर रही है। तो ये पूरा एक सिस्टम जो है ना जंग आलूदा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसमें शहबाज शरीफ क्या है, शहबाज शरीफ को बड़े भी आ जाएं तो नहीं। अच्छा चलें, सब बजट भी शहबाज शरीफ नहीं, मैं एक बात मैं सुन लेना मेरी बात। जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अब मसला है कि यही शहबाज शरीफ साहब थे जो पंजाब में, उन्हें जब पूरी नहीं कि उनके साथ समझ लें कि मैंडेट पूरा था उनका, तो उन्होंने काम करके दिखाया, वहाँ पे खुद जाते थे। उस टाइम तो हालांकि वो बीमार थे, खुद यानी कि उतरते थे हेलीकॉप्टर्स पे, जंगलों में जाते थे। लेकिन हम तो खुद ये बड़ा सोच के दिमाग ख़राब हमारा होता है, नून लीग से हमारा ताल्लुक है कि ये शहबाज साहब वही हैं या कोई तब्दील तो नहीं कर दिया किसी ने ना इन्हें। क्या वो कराची के भी वज़ीर आज़म हैं? क्या वो सिंध के भी वज़ीर आज़म हैं? नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूँ। असल मैटर ये है। नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मैंने देखे 3-4 प्रोग्राम में ये कहा है। और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नजर नहीं आते। नहीं, मैंने लेटर भी लिखे हैं उन्हें, को 10 लेटर्स में आपको दिखा सकता हूँ। मैंने उन्हें लिखा है कि आप कराची के, सिंध के आप वज़ीर आज़म नहीं है क्या आप यहाँ पे आते हैं, वज़ीर आला से बात नहीं करते भी, आप रोड टूटे में क्यों नहीं बनवाते आप? ये हमने ये सवाल उठाया कि आप क्यों नहीं ये सवाल करते कि आप भाई रोड टूट गए, दहशत कर दी है, आपके भाई ने अमन कायम किया था, बड़ी मुश्किल से अमन कायम किया था, तो ये दोबारा से जो ना क्यों मामला पैदा हो रहे हैं, महंगाई क्यों है यहाँ पे? यहाँ फूड का महकमा है, वो जो ना घर आराम से बैठे हुए, कोई महकमा ऐसा मुझे बता देंगे जो यहाँ पे फाल है? अच्छा, अजीबो गरीब है, नहीं शहर बन चुका है। अच्छा, मैं एक आपकी बात में एक करूंगा। अभी आप ये देखें, K4 का मंसूबा है, बिल्कुल, K3 का मंसूबा आपको पता है किसने मुकम्मल किया था? नेमतुल्लाह खान ने। बिल्कुल, अपने जमाने में वो अपना आगाज करके गए थे। आप अंदाजा करें 2004-5 में नेमतुल्लाह खान चले गए और K4 का आगाज किया। आज 20 साल 21 साल हो चुके हैं, K4 अभी तक हवा में है। और अभी मौजूदा बजट में देखिए क्या मजाक हुआ है, उसके फंड्स कितने मौजूदा बजट में कितना महंगा हो चुका है वो K4 का मंसूबा। और दूसरा ये कि मौजूदा हुकूमत ने अभी जो पैसे रखे हैं वो उसमें तो K4 का जो है 5% उसे छोड़ेगी, यानी लोगों को झूठ बोला है, धोखा दे रहे हैं। उसे छोड़ दें। आप मुझे बताएं कि पंजाब में मोटरवे बहुत बन चुके हैं, मैं ये भी बात करूंगा नून लीग के होते हुए भी, लेकिन आज 15 अरब डेवलपमेंट हैं। देखिए मैं नहीं एक बात नहीं, पंजाब के अंदर डेवलपमेंट, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, पैसा लगता ही नहीं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ कि आज मोटरवे के लिए 15 अरब रखे इन्होंने ना। मसला ये कि हम ये सिंध का हमारा भी हक बनता है ना कि हमें जो ना ये मोटरवे देना ही है, क्यों नहीं दे रहे सकर तक मोटरवे? जो देखिए, कराची के लिए जो भी हुकूमतें आती हैं ना, वो क्या है, अपने अलाइज को रिश्वत के तौर पर ये कराची को जी हमने ग्रांट पास कर दिया। अभी हो सकता है कुछ दिनों में ना आपको मिले कि ये पैकेज आ गया, ये टास्क फोर्स आ गई। ओ भाई, जो इदारे हैं उनसे काम कराएं, जो बजट है वो दें, उसको राइट दें। कराची पूरा मुल्क को कमा के देता है, ये कोई किसी एक जबान बोलने वाले का शहर नहीं है, पूरे पाकिस्तान का शहर है। मगर नजर ये आता है पाकिस्तान के कोई ताकतवर इदारे हों, यहाँ की सियासी जमातें हों जो हुकूमतों में आती हैं, चाहे गुज़िश्ता हुकूमत हो, वो कराची को लगता है वो तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते, पाकिस्तान कराची में आते ही नहीं है। यहाँ का ताजिर परेशान है, यहाँ का ताजिर जो है वो अबू धाबी में जाकर लगाने के लिए तैयार इसलिए कि उसको पता है कि 10 साल के आइंदा टैरिफ क्या होगा। अच्छा, मैं एक बात अब एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर इसको कंटिन्यू रखते हैं। अब मैं आमिर भाई आपके सामने भी ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि इखलाक भाई आप नून लीग के हैं। अब शहबाज शरीफ साहब का ये बयान अगर सामने आता है तो ये तो फिर घिसी पिटी बात है ना कि पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, खजाना खाली था, इस वजह से हमें ये सख्त जो है वो फीचर्स देने पड़े और मैं आवाम के साथ रोता हूं। लेकिन अगर आपने हमें फिर वोट दिया, हमें जितवाया, तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये तो अब
चीजें खोखली हो चुकी हैं। नहीं, ये तो देखें, बयानात ना लोग सुनने के लिए तैयार हैं और ना ये बयानात के अंदर कोई दमखम है इन बयानात में ना। मसला ये है कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप 4000 सीसी की गाड़ियां ब्यूरोक्रेसी के पास या आपके पास है, उसे खत्म करें ना। चाइना का वजीर आज़म जो है वो भी साइकिल पे जा रहा है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जो सुबह 8 बजे आपके एसी चल पड़ते हैं, सुबह 8 बजे आप असेंबली हाल के जो है ना बड़े बड़े जो चिल्लर आपने लगाए हुए हैं, आप ये खत्म करें ना, आवाम के लिए कुर्बानी देना। आप क्यों नहीं दे? आपको तो पसीना आना चाहिए ना। ये जब हमें पसीना आ रहा है यहाँ बैठे प्यारी बात करी तो पसीना आना चाहिए ना। जब पसीना आएगा तो हम सोचेंगे ना आवाम के लिए। अब पेंट कोट टाई लगा के आप जो ना अंग्रेजों का लिबास पहन के आप बैठे हुए असेंबलियों के अंदर और बात करते हैं। आप जब इखलाक भाई आपके लिए मैसेज आया है कि आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, कि इलेक्ट्रिक खत्म करवा दें, बस का कॉल है। मेरा जवाब होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं भाई, देखिए हम ये कह रहे हैं ना ये कि, और जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है ना नबी रहमान ने जब धरना दिया था, यकीन करें कि हम खुद उनके पास गए। हमने कहा जी हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कराची के शहरी हैं, कराची हमारा मरना जीना यहाँ पे। तो आप मेहरबानी करें, धरना खत्म नहीं करना यहाँ से ना। अगर आप चंद दिन और बैठे रह गए तो ये मामला आपके सीधे होंगे। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टियों ने ना के इलेक्ट्रिक से इस्तेफादा हासिल करा हुआ है। किसी के इलेक्शन कैंपेन में पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी के बंदे जो है एडवाइजर लगे हुए वहाँ पर के इलेक्ट्रिक के अंदर तनख्वाहें ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हो, एनक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने फायदे लिए हुए के इलेक्ट्रिक से। भाई ये कैसे के इलेक्ट्रिक? लेकिन मैं अगर आपकी कंपनी में काम करता हूं, मैंने बहुत टर्म्स के साथ आपके साथ काम किया, आपकी धज्जियां मैं नहीं उड़ा सकता क्योंकि आप मालिक है ना, ठीक है। के इलेक्ट्रिक ऐसे पेपर फाड़कर यूं हवा में उड़ा के कहता है व्हाट्स द नेक्स्ट। रिशान भाई आप मुझे ये देखिए कि जारादारी आप चेक करें कि आप आवाम को पीस रहे हैं। अभी तो लोड शेडिंग उनकी भी हो रही है जो बिल अदा कर रहे हैं, आपको पता है। ये अभी नया धंधा शुरू कर रहे हैं। 10 घंटे मेरे ऑफिस है कि जो 100% इलाके थे उसके साथ उन्होंने 2 ऐसे इलाकों को साथ में फीडर में शामिल कर दिया कि ये डिफॉल्टर थे, लिहाजा आप सब भी बंद। अच्छा, मेरे दफ्तर में 3 दिन से जा रही है, 3 दिन से 8 बजे सुबह लाइट जाती है और शाम को आती है 5-6 बजे। हमारे इलाके में भी अगर शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब और दीगर पार्टियां अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं बीइंग एक ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, बीइंग ए कराची हाइट, कि आप के इलेक्ट्रिक को यहां पर सुधारें। आप के इलेक्ट्रिक को यहां पर ठीक नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप इस शहर के साथ नहीं है। यहां पे हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे कि हमने सुधारना किस तरीके से जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत। जी शान है सर।